हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए, मैं आफरीन मैम आपके लिए लेकर आई हूँ सोशल स्टडीज़ की क्लास। सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक ज्ञान। ठीक है, आप सब ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और सीखी हैं। तो शायद हो सकता है इतने टाइम लंबे गैप में स्कूल नहीं खुल पा रहा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, स्कूल बंद है, ना ही हम लोग मिल पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ हम लोग आपके लिए लेकर आएँ कुछ क्लासेस, और मैं आपको पढ़ाऊँगी सोशल स्टडीज़। हम सभी जानते हैं कि हम जिस भारत में रहते हैं वो आज़ाद भारत है, लेकिन हमारा भारत हमेशा से आज़ाद नहीं था। आप सबको पता है ना? हम लोगों ने बहुत साल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में गुजारे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, आप सब ने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा और सीखा है कि किस तरह से हम लोगों को अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। बहुत साल हम लोग ग़ुलाम बन के रहे, करीब 200 साल। ठीक है, और ये साल बहुत लंबा होता है। उस मतलब टाइम में हमारे ऊपर बहुत सारे, हमारे उस टाइम के लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, बहुत उनका शोषण किया गया। हम अपनी ही ज़मीन पर अपना कोई भी हक नहीं जता सकते थे। और ये ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराने की कोशिश करती हूँ, रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बनाया। ठीक है, तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से हम जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में गए। सबसे आपको पता है कि पहले जो ये सरकार नहीं था, पहले इस तरह का कोई भी माहौल नहीं था। पहले हमारे देश में क्या होते थे, राजा लोग होते थे, है ना? और राजा लोग जो होते थे, मतलब वो बहुत डिफरेंट होते थे। उनका क्या था, उनको अपनी प्रजा से प्यार तो था, लेकिन वो कभी इतना जताते नहीं थे, और ना ही वो इतना ध्यान देते थे अपनी प्रजा की ओर, क्योंकि उनका सारा ध्यान सिर्फ होता था कि वो किस तरह से अगले दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिला सके, या फिर दूसरे राज्यों को जीत सकें, है ना? तो उनके जो मंत्रिमंडल भी होते थे, वो भी ज़्यादातर राजा की इन सब चीज़ों को, मतलब दूसरे राज्यों को जीतने के लिए ध्यान लगाते थे, हमेशा उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे कि किस तरह, और इसी सब में वो क्या अपनी प्रजा को धीरे धीरे पीछे छोड़ते जा रहे थे। और हमारे राजाओं की एक और ख़ास बात ये थी कि वो क्या करते थे कि मतलब उनको कोई अगर चीज़ पसंद आ गई या फिर कोई लोग पसंद आ गए, तो वो तुरंत बहुत बड़े बड़े उपहार देना शुरू कर देते थे, है ना? तो ये जो अंग्रेज़ जो हमारे देश में आए, वो किस तरह से उन्होंने हमें ग़ुलाम बनाया, मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। उन्होंने हमें ग़ुलाम किस तरह से बनाया। तो जब अंग्रेज़ आए हमारे देश में, हमारे राजा लोगों का दिल बहुत बड़ा होता था हमेशा ही। तो वो क्या करते हैं कि एक बार कोई आया, उन्होंने अच्छा कोई काम किया, या फिर उनकी कोई ऐसी मदद कर दी जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक राज्य दे दिया, या फिर कुछ टुकड़ा दे दिया ज़मीन का, या फिर कोई अच्छी चीज़ दे दी, कोई अशरफिया दे दिया, या फिर बोलते ना बहुत अलग अलग हीरे जवाहरात दे दिए। इस तरह की चीज़ों को वो करते थे। तो क्या हुआ, ऐसे ही धीरे 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 अंग्रेज़ हमारे देश में आते गए, और वो अपने किस मकसद से आए थे हमारे राजा लोगों को नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमारे देश को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया। और हमारे राजा के, बोलते ना, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो सिर्फ अपने अलग अलग राज्यों को जीतने में ध्यान लगा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमें ग़ुलाम बना लिया, और हमारे ही लोगों को उनकी ज़मीन से क्या कर दिया, अलग कर दिया। उनकी ज़मीन पर उन्होंने क्या किया, कब्ज़ा कर लिया, और उनसे ही काम करवाना शुरू कर दिया। तो ये उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लोगों पर अत्याचार किया। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह से चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चलता रहा। फिर हमारे देश में क्या, लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि उनको पहले वो राजाओं की बात मानते थे, उसके बाद वो किसकी, अंग्रेज़ों की बात मानने लगे बस उनको। लेकिन वो अत्याचार सहने के आदी हो चुके थे। लेकिन ऐसे कई साल बीत गए, कई साल, मतलब फिर भी आप सोच सकते हो कि 100 साल ऐसे ही बीत गए अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में। उसके बाद कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया, और उनको समझ में आया कि नहीं, हम अपने ही देश में ग़ुलाम बनकर क्यों रहें, क्यों हम अपने देश में, हम अपनी ज़मीन पर खुद मतलब काम ना करके दूसरे लोग हमसे काम करवाएं, क्यों? वो भी कोई बाहर का, कोई मतलब वो लोग जो हमारे देश का हैं भी नहीं, वो ही आकर हमारे ऊपर हुक्म क्यों चलाएंगे। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, हाँ, धीरे 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 लड़ाई को लड़ना शुरू किया। और आपको पता है कि सबसे पहली लड़ाई जो थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, सबसे पहली क्रांति कब हुई? सबसे पहली क्रांति सन 1857 में हुई। ठीक है, मैं आपको लिखकर इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप वो इस पॉइंट को याद रखो। कब हुई थी सबसे पहली क्रांति? सन 1857। ठीक है,
ये था हमारा सबसे पहली क्रांति, जहाँ से हम हमारे देश के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके जुल्मों के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ को उठाना शुरू किया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिर ये टाइम था जैसे शुरू हुई, लड़ाइयाँ शुरू हुई और क्रांतियाँ शुरू हुई। धीरे धीरे लोगों को अपने बोलते अधिकारों के बारे में पता चलने लगा कि नहीं, हमें गुलाम बनकर नहीं रहना, ये हमारी ज़िंदगी है और हमारा देश है। हम किसी और को अपने ऊपर गुलाम बोलते ना, किसी और को हम क्यों अपने देश में आकर हमें ही गुलाम बनाने की इजाज़त दें। इस तरह से अब मैं आपको एक छोटा एक सवाल के द्वारा समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें जानना है कि ये तो हो गई बात, पिछली कुछ पास्ट की बातें हो गई कि किस तरह से हमें गुलाम बनाया गया और कैसे हम गुलामी में आए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमें आज़ादी मिली, कब और कैसे आज़ादी मिली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप भी नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक्स वगैरह लेकर बैठे, ताकि आपको, क्योंकि हम पढ़ तो लेते, सीख लेते, लेकिन हम भूल जाते हैं चीज़ों को, बाद में कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। अगर आप चीज़ों को नोट डाउन करके रखेंगे, लिख कर रखेंगे, चाहे वो डेट हो या फिर कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो या टॉपिक हो, तो उसको अगर लिख कर रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आपको अगर कभी आपको कुछ पढ़ना हो, किसी को कुछ बताना हो, तो आप उसमें से देख कर एक बार रिमाइंड करके आप फिर से उसको देख सकते हो और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था वो है कि स्वतंत्रता क्या है और ये हमें कब और कैसे मिली। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता हमें कब और कैसे प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी, है ना। हम पहले क्या थे, अंग्रेज़ों के गुलामी में थे, अपने ही देश में हम क्या थे, अंग्रेज़ों की गुलामी में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे नेताओं ने, हमारे देश के जो पुराने लोग थे जो उस वक्त गुलाम थे, उन्होंने हमें आज़ादी को दिलाया। ठीक है, और आज़ादी क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। आज़ादी किसी भी इंसान को बोलते ना अपना ग्रो करने के लिए, यानी विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर अपना ग्रो करना चाहते हैं तो हमें आज़ादी मिलना, स्वतंत्रता मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी भी देश के बोलते ना विकास में अगर नागरिक जो हैं उनको भागीदारी बनना है, तो जब तक नागरिक का विकास नहीं होगा तो देश का भी विकास होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये है आज़ादी। और अब हमें आज़ादी कब मिली, आप सबको पता है कि हमें आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त सन 1947 में। ठीक है, कब मिली, 15 अगस्त सन 1947। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, आपको ये याद, आप ये नोट डाउन कर लेना। वैसे आप सबको पता है, ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है और सबको याद रहता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। और आप सबको ये भी पता है कि हम हर साल 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, आज़ादी दिवस मनाते हैं, यानी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज़ादी का टॉपिक, स्वतंत्रता का टॉपिक हो गया। ठीक है, ये हमें इस तरह से मिली, लोगों ने हमारे लिए बहुत सारे बलिदानों को दिया। हमारे पुराने नेताओं ने, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इन सब लोगों ने, और भी बहुत सारे दिग्गज नेता जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियों को दिया। ठीक है, और बहुत सारे अत्याचारों को सहा, बहुत सारी पीड़ाओं को सहा। लेकिन और आज हम बहुत एक अच्छे भारत में, एक आज़ाद भारत में रहते हैं। लेकिन उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फ़र्क है ना। उन लोगों ने हमें बहुत, उनके सपोर्ट से आज हम आज़ाद हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा, हमने सुना और जाना कि हमें आज़ादी किस तरह से प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिर्फ आज़ादी मिलना सब कुछ होता है, नहीं। आज़ादी हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमारे उस वक्त के नेताओं को और बड़े बड़े जो लोग थे उनको समझ में आ गया था कि आज़ादी मिलना ही सब कुछ नहीं है। हमें अपने देश का विकास करने के लिए और देश को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम और कानून बनाने पड़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में है, आज़ादी से लेकर संविधान तक का सफ़र। ठीक है,
तो मैं आपको, ये एक टॉपिक है हमारा आज़ादी से संविधान तक का सफ़र, ठीक है। ठीक है, अब हम आज़ादी से संविधान तक के सफ़र के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर आपको कोई भी इतने जो मैंने पढ़ाया है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगे या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हो। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी और आप मुझे जब भी पूछोगे मैं आपका अगली वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पर जाते हैं और देखते हैं कि जो हमारा आज़ादी से संविधान तक का सफ़र है वो किस तरह का सफ़र है और कैसे हमने तय किया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ आज़ादी मिलना सब कुछ नहीं होता है ना। एक देश को चलाने के लिए, उसका विकास करने के लिए नियम की भी और कानून की बहुत ज़रूरत होती है ना। नियम और कानून किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो लोग थे, उस टाइम के नेता लोग थे, उनको समझ में आ गया कि उनको क्या करना पड़ेगा, हमारे देश के लिए एक संविधान का निर्माण करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जुलाई सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया। कब गठन किया? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन। ठीक है, और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो किसको चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे। और आप वीडियो को वापस, अगर आपको कुछ चीज़ आप मिस कर देते हो या फिर कुछ भूल जाते हो, नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो को बैक करके, पॉज करके और बैक करके भी देख सकते हो। चलिए, ये मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें कुल कितने सदस्य थे। उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 389। ठीक है, 389। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके बच्चों, आप ये नोट डाउन कर लेना और अगर कुछ छूट जाए तो वापस से पॉज करके और बैक करके देख लेना। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, आपको मैंने बताया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सन 1946 में, जुलाई में। और संविधान सभा का पहला अधिवेशन, जो पहली मीटिंग थी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर सन 1946 में। मैं ये भी आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे।
ठीक है बच्चों, ये हो गया। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद करना। आप इसको याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, ताकि आप आगे भी कभी इसको अगर भूल जाते हैं या फिर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप इसको देखकर खोलकर डेट्स को देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में कभी कभी ऐसे 1 नंबर का भी क्वेश्चन जो होता है वो छोटी छोटी बातें पूछते हैं और वो डेट्स होती हैं, है ना, तो हम वो भूल जाते हैं। तो इससे नोट डाउन करने से क्या रहेगा आपको कि आप उसको बार में वापस से कॉपी अपने नोट्स को खोलकर देख सकते हैं और रिमाइंड कर सकते हैं, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रहेंगी हमेशा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से संविधान का सफ़र, मतलब आज़ादी से लेकर संविधान सभा का गठन किया गया और पहला अधिवेशन हुआ, कितने लोग उसमें थे और किसको बोलते ना, किसको चुना गया, किसको स्थायी सदस्य बनाया गया, ये सब आप लोगों ने जान लिया। चलिए ये हो गया इतनी बातें, लेकिन अब मैं आपको संविधान के कुछ रूल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं, वैसे तो संविधान में बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं जो आप सबको जानना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ऐसे वो कानून बताना चाहती हूँ, वो नियम बताना चाहती हूँ जो हमारे लिए हैं, हम नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, आप सब लोग तैयार हैं सीखने के लिए? चलिए मैं बताती हूँ आपको। चलिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। अब हम जानेंगे अपने संविधान में जो हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो उसे कहते हैं मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मौलिक अधिकार, वो अधिकार कौन कौन से हैं जो हमें संविधान द्वारा दिए गए, और संविधान द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उसका मतलब है कि अधिकारों का मतलब ये होता है कि हमें सरकार द्वारा, संविधान द्वारा दिए गए। ठीक है, और वो हमारे लिए क्या, हमारा विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को अगर अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने हमारे लिए कुछ अधिकारों को भी चुना और संविधान में ऐड किया। ठीक है, मैं उन 6 अधिकारों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, फर्स्ट है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का मतलब होता है हमारे देश में रहने वाला हर एक नागरिक, है ना, वो क्या है, सरकार और संविधान की नज़र में क्या है, बराबर है, समान है। ठीक है, उसको किसी भी तरह, चाहे वो उसकी लिंग, जाति या फिर उसके रंग या रूप से या फिर उसका कद काठी से, उसका हम बोलते हैं ना, उसको किसी भी चीज़ से बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमारे संविधान में हमें हर एक नागरिक को समान अधिकार मिला है और समान माना गया है। ठीक है, अब है हमारा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं विस्तार से कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें क्यों मिला है और कैसे मिला है। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी, है ना, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। तो हमें हमारे देश में हमारे संविधान द्वारा हम सभी नागरिकों को क्या, स्वतंत्रता का अधिकार इस तरह से मिला है कि हमें किसी भी धर्म, जाति या फिर किसी भी, मतलब बोलते हैं ना, व्यवसाय को अपनाने का अधिकार है। हम स्वतंत्र हैं उसके लिए। हमें कोई आकर ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम इस जाति के हो या फिर इस रंग के हो या फिर इस समुदाय के हो तो तुम ये काम को नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी रंग के हैं, किसी भी शक्ल के, किसी भी समुदाय से हमारा ताल्लुक है, लेकिन फिर भी हमें हर एक चीज़ की स्वतंत्रता है। हम कोई भी काम को कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। ठीक है, और ये जो मौलिक अधिकार है वो ऐसे अधिकार है जिनका राज्यों के द्वारा हमारे अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप यानी कि कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जा सकती। अगर उनको देश के लिए वो अधिकार कुछ टाइम के लिए पॉज करने पड़े तो वो कर सकते हैं, अगर जहां उनको लगता है कि देश की संप्रभुता और एकता और अखंडता को कोई नुकसान होने वाला है, तो वो हमारे अधिकार का हनन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आप सब ये नोट डाउन करते रहना।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पहले के टाइम पे, आज़ादी से पहले, हम सभी लोगों का, हमारे यहाँ देश में जितने भी लोग रहते थे उन सभी का क्या, अंग्रेज़ों ने बहुत उनके ऊपर अत्याचार किए, बहुत शोषण किया। लेकिन अब हमें क्या, आज़ादी मिल चुकी है, अब हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं। तो कोई हमारा, किसी को भी ऐसा अधिकार हमारे संविधान में नहीं दिया गया कि कोई भी नागरिक या फिर कोई भी सरकार हम लोगों का शोषण कर सके। और अगर ऐसा किसी के साथ होता है, चाहे कोई भी है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं आगे चौथे अधिकार की तरफ, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, किसका अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। चलिए मैं इसके लिए भी आपको बता देती हूँ धार्मिक स्वतंत्रता होती क्या है। यानी कि हम किसी भी समुदाय के हैं, जैसे कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो हम सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हमें ये धर्म अपनाना है या फिर ये धर्म छोड़ना है। इसके लिए हमें संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है कि हम कोई भी अपना मन चाहा किसी भी हम धर्म को अपना सकते हैं, और ना किसी भी धर्म को कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आपको क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है, सेक्युलर है, यानी कि हम यहाँ पे बहुत सारे जाति और धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है, हमारे सरकार द्वारा, इसीलिए संविधान द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, या फिर आपको सभा लगानी है या फिर अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना है, लेकिन नियम पूर्वक, नियम और दायरे, कानून के दायरे में रहकर, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको पांचवा अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक है, क्या है, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें यह है कि हमारे संविधान द्वारा हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी तरह की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है कि नहीं अगर आप इस जाति से बिलोंग करते हो तो आप ये नहीं बन सकते, है ना, और या फिर इस आपका कलर ऐसा है, या फिर आप इस जगह से आते हो, या फिर आपका बैकग्राउंड क्या है, तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे संविधान में हमें पूरा हक दिया है कि हम किसी भी तरह की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, और हमें हर एक चीज़ में समान अवसर भी मिलेगा। हमें अपने ग्रोथ करने का, अपने आप को ग्रो करने का समान अवसर दिया जाएगा, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलेगा। ठीक है, और सांस्कृतिक यानी ये भी अधिकार है कि अगर आपको लगता है कि आपकी संस्कृति का या फिर आपके अधिकारों का कुछ हनन हो रहा है, कोई इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, या फिर कोई इसमें ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हो। ये भी आपका अधिकार है। ठीक है, अब है लास्ट आखिरी में बताती हूँ, छठा अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये अधिकार है कि अगर हमें सरकार द्वारा या फिर किसी ऐसी बोलते हैं ना, सरकार द्वारा कोई एक चीज़ हमें नहीं समझ में आई, हमें लगता है कि उससे हमारे बाकी जो अधिकार हैं, ये सारे अधिकार उनको क्षति पहुंच रही है, यानी कि उनका नुकसान हो रहा है, तो हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार का इस्तेमाल करके कोर्ट में जा सकते हैं और उसके खिलाफ उसके विरुद्ध कार्यवाही करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए, ये सारे हमारे 6 मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, आप सबको समझ में आया? आप इन सबको, ये सारे अधिकारों को नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप पूछ लेना। ठीक है, अब आप ये सब नोट कर लीजिए। चलिए, अब तक हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। आपको पता है कि जो ये मौलिक कर्तव्य वो क्या होते हैं? जैसे मौलिक अधिकार इंसान के ग्रोथ के लिए, नागरिकों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वैसे मौलिक कर्तव्य देश के लिए ज़रूरी है। ठीक है,
क्यों ज़रूरी है? मैं आपको पहले बता दूं कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें सिर्फ मौलिक अधिकारों को दिया गया था, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं इंक्लूड था उसमें, क्योंकि हमारे जो संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा थी उनको लगता था कि हमारे जो नागरिक हैं वो अपने कर्तव्य को खूब जानते होंगे, उनको अपने कर्तव्यों की समझ है। तो उन्होंने उस संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड नहीं किया था। लेकिन ये कर्तव्य मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन में ऐड किया गया। मैं बता दूं आपको 42वें ये कब हुआ? सन 1976 में। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आप नोट कर लो। ठीक है, सन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और मैं आपको बता दूं कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं। कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें भी अपने देश के लिए करनी चाहिए। ठीक है, वो होते कर्तव्य। और ये कर्तव्य जो है हमारे देश की एकता और अखंडता को और उसकी संप्रभुता को बनाए रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये होता है कि अगर हमारे जो संविधान में जो भी दिशा निर्देश और नियमों को दिया गया है, हमें हमेशा उसके दायरे में रहकर और किसी भी चीज़ को अपने अधिकारों का तभी इस्तेमाल करना चाहिए उन कर्तव्यों के दायरे, नियमों के दायरे में रहकर। ठीक है, जिससे हम क्या होगा, किसी और के अधिकारों का नुकसान नहीं होगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते करते किसी और के अधिकार को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो क्योंकि हमारे देश में, हमारे संविधान में सभी लोगों को बराबर समझा गया है, तो हमें सभी को समान अवसर देना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए और हमेशा ये होना भी चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो ये हो गया। और हमें हमेशा अपने राष्ट्र ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग जो है हमारा तिरंगा, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मौलिक कर्तव्यों में आती हैं, जो हमें कोई आके सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, लेकिन हमें खुद से बोलते ना, हमें खुद पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हम ही अपने देश की बोलते ना धरोहर को नहीं अच्छे से ट्रीट करेंगे या फिर उसका सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और कैसे कर सकेगा? अगर हम ही अच्छा नहीं उसको समझेंगे तो कोई और नहीं समझ सकता। इसीलिए हमें अगर अपने देश को विकास करना है, देश को आगे लेकर जाना है, तो सबसे पहले हमें अपने ही राष्ट्र की धरोहरों का सम्मान करना सीखना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस कर्तव्य को भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। चलिए मैं आपको बता दूं, दूसरा है देश की रक्षा, है ना। देश की रक्षा के लिए हमेशा हमें आगे रहना चाहिए। ठीक है, देश की रक्षा ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई करने लगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें जो बॉर्डर पे जाके लड़ाई करता है वही देश की रक्षा करता है, नहीं। हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने देश को आगे बढ़ाकर और छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हम अगर किसी को और को, बाहर के लोगों को अपने देश की गोपनीयता को बनाए रखना है। ठीक है, ताकि उससे क्या हो, कोई और हमारे देश को, हमारा या फिर हमारे देश का गलत फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है, और अगर कभी भी हमें बोला जाए हमारी सरकार द्वारा या फिर कि आपको देश के लिए सेवा करनी है, तो हमें हमेशा आगे रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कि नहीं ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, नहीं, हमें हमेशा आगे रहना है। ठीक है, अब है हमारी जो सामाजिक संस्कृति है और जो भी चीज़ें हैं पुरानी, कुछ भी, हमें उसका क्या करना है, उसकी भी रक्षा करनी है, क्योंकि वो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें। कोई और बाहर से आके उसका रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें ही उसकी रक्षा करनी है। और हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें कभी भी किसी और को भी हमेशा याद दिलाना है और खुद भी, कि हम कभी भी किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं और कभी भी किसी भी तरह की हिंसा या फिर लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि और
अगर जो वो चीज़ें जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे, जो बड़े बड़े नेताओं ने किए थे, हमें उनका भी सम्मान, उनके आदर्शों का सम्मान करना है हमेशा, क्योंकि वो हमारे लिए कीमत को चुका कर गए हैं। तो हमें हमेशा उनकी कीमत जो उन्होंने चुकाया है, जो हमारे लिए किया है, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके सामने आप देखते हो कि कोई भी किसी लेडी का या फिर किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार करता है ना, उसके सम्मान के विरुद्ध कुछ करता है, तो आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हो, क्योंकि ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है, ये आपके अंदर की आवाज़ होती है कि आप कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते हो, ठीक है। और हमारे प्रकृति और पर्यावरण का भी ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य है, जैसे नदी हो गए, झील हो गए, वन हो गए, इन सबको भी हमें ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी हमारे मौलिक कर्तव्यों में ही आता है। तो बच्चों, आज की मेरी क्लास कैसी लगी आपको? हमने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों को सीखा, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, जो हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं, ठीक है। बेशक अधिकार तो हम इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन कभी कभी कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने अधिकारों को तो याद रखें, लेकिन अपने कर्तव्यों को भी ना भूलें, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और अच्छा कोई अगला टॉपिक लेकर आऊँगी और इंटरेस्टिंग सा, ताकि आपको अच्छा लगे। ओके, थैंक यू बच्चों।